देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार 7 राज्यों के चुनाव को लेकर 13 विधानसभा सीटों पर आए नतीजे में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत पर की है टिप्पणी। बताएंगे क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने दोस्तों। स्मृति ईरानी के खिलाफ की जा रही टिप्पणी को रोकने के लिए राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के लोग उल्टा भड़क गए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से करारा जवाब दिया है। साथ साथ अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी को देवभूमि उत्तराखंड में तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों बताएंगे आपको बद्रीनाथ की सीट भी बीजेपी हार गई है और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर लोकल ओपिनियन पोल सामने आए। बताएंगे किस पॉलिटिकल पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में इंडिया गठबंधन की बड़ी नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया है, नजरबंदी किया गया है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या बड़ा कारण है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर अचानक से बीजेपी सरकार ने फिर बढ़ा दी है, जिसकी फिर से आलोचना हो रही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उपचुनाव में 13 में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताकर जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टाटा अलविदा बाय बाय कहने के समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2 सीटों से 272 तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी वापस से 272 से 2 सीटों की ओर लौट रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने उपचुनाव में मिली जबरदस्त जीत को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। दोस्तों 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली, बाकी 1 सीट निर्दलीय को मिली है और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से अपनी सीटें चली गई है। दोस्तों इस पर राहुल गांधी ने कहा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरीके से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। दोस्तों राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को लेकर कोई भी अपमानजनक शब्द बोलने से पार्टी के नेताओं के साथ साथ अन्य लोगों को हिदायत देते हुए अपील की है कि उन पर कोई ऐसी टिप्पणी ना की जाए जो गलत टिप्पणी हो। लेकिन अब भाजपा के लोग मानने को तैयार नहीं है और राहुल गांधी के शराफत का गलत फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यह अब तक का सबसे कपटपूर्ण संदेश है। कांग्रेस नेताओं को भेड़ियों के झुंड की तरह उस महिला पर छोड़ा गया जिन्होंने उन्हें राहुल गांधी को अमेठी में हराया, उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी को लेकर राहुल गांधी सही बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपमानजनक बयान नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर भी बीजेपी के लोगों को बातें पच नहीं पा रही और उल्टा राहुल गांधी के बयान को कपटपूर्ण बयान बताया जा रहा है और फिर बालक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर कांग्रेस पार्टी भी अपने तरीके से बैल बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करती है, तो भाजपा के लोग इस पर बिखर जाते हैं। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिख कर जो बताए, क्या कांग्रेस पार्टी को जैसे को तैसे से ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि भाजपा के लोग मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ साथ अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी पूरा समाज हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। राहुल गांधी की ये बातें सच साबित होती जा रही है। दोस्तों पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया था तो बीजेपी के लोग इसे हिंदू समुदाय का अपमान बता रहे थे और इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ लोगों से दंड देने की अपील कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी की बातों को याद रखने के लिए और आगे आने वाले दिनों के अंदर चुनाव में दंड देने की अपील कर रहे थे। अगला ही चुनाव बद्रीनाथ के अंदर उपचुनाव हुआ, जहां पर 99% के आसपास हिंदू आबादी है। वहां पर उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए और कांग्रेस पार्टी के नेता ने बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया है। दोस्तों इसके बाद ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की बात लोगों को पसंद आई है, खासकर बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थान क्षेत्र के चुनाव में लोगों को पसंद आई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के बयान से हिंदू आहत नहीं हुआ था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग बताने वाले आहत हुए थे और उनको आहत होना भी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं इसकी जमकर आलोचना राहुल गांधी ने की और आगे भी की जानी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में 7 राज्यों के 13 सीटों पर आए नतीजों में, जहां पर एक और बद्रीनाथ का इलेक्शन काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा क्षेत्र, जहां पर कमलनाथ को चुनाव पार्टी को जितवाना चाहिए था, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हार मिली है। ये सीट पहले कांग्रेस पार्टी की थी, अब भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। बिहार के रुपौली में एक नया नजारा देखने को मिला। जनता दल यूनाइटेड की नेत्री बीमा भारती ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद वो आरजेडी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंच गई थी। हालांकि पूर्णिया से निर्दलीय तौर पर पप्पू यादव ने चुनाव जीत लिया, तो इसके बाद बीमा भारती वापस से अपनी सीट जीतने के लिए आरजेडी की टिकट पर आई, लेकिन फिर से पप्पू यादव ने सपोर्ट करने से मना कर दिया और इसका ये नतीजा रहा कि बीमा भारती जेडीयू के टिकट को छोड़कर आई थी, जेडीयू पार्टी छोड़कर आई थी। अब आरजेडी से चुनाव लड़ी, तब भी चुनाव हार गई है। निर्दलीय यहाँ पर चुनाव जीत गया है। साथ साथ पंजाब के अंदर जलंधर पश्चिम में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी से कोसों आगे निकल गया और जीत गया। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर जो सीट भारतीय जनता पार्टी की पहले थी 3 सीटें वो वापस से तृणमूल कांग्रेस को मिल गई है। दोस्तों रानाघाट की सीट बीजेपी की थी, अब तृणमूल कांग्रेस जीत गई है। रायगंज की सीट पहले भी टीएमसी की थी, अब भी टीएमसी की है, यानी उपचुनाव भी टीएमसी जीत गई है। बगदा सीट पर बीजेपी का पहले विधायक हुआ करता था, अब टीएमसी का विधायक यहां पर बन गया है। मनिकतला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ करता था, अब टीएमसी का विधायक यहां चुनाव जीत गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीत ली है।
हिमाचल प्रदेश की निर्दलीय सीट हमीरपुर वाली बीजेपी के खाते में गई है, जबकि देहरा सीट जो निर्दलीय उम्मीदवार की थी वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। नलगढ़ की सीट भी निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी, वापस से कांग्रेस पार्टी को मिल गई है। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ और मैंगलोर दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को गई है। तमिलनाडु के विक्रवंडी में डीएमके ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी को 60,000 के वोटों के अंतर से एक तरफा चुनाव हरा दिया है, 700-200। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लखपत सिंह कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीते हैं, उनको 28,161 वोट मिला है, 5,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था। दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले बद्रीनाथ का कांग्रेस पार्टी एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, लेकिन अब एक बार फिर से करारी शिकस्त का सामना बीजेपी के कैंडिडेट को करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी को सीट जनता ने वापस कर दी है। साथ साथ दोस्तों सकल न्यूज महाराष्ट्र जो लोकल न्यूज चैनल है महाराष्ट्र का, उसने ओपिनियन पोल को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए बताया है कि अगर आज महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हो जाए तो इंडिया गठबंधन 48% वोट इकट्ठा करेगा और पहले नंबर पर रहेगा, जबकि एनडीए गठबंधन 38% वोट इकट्ठा करके दूसरे नंबर पर रहेगा। पार्टी वाइज बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 24% वोट मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी को 28%, एनसीपी को 14% और शिवसेना यूबीटी को 11% वोट मिल सकता है। बीजेपी सहयोगी एनसीपी अजित पवार को मात्र 5% के आसपास वोट मिल सकता है। शिवसेना शिंदे को 6% के आसपास वोट मिल सकता है। यानी इंडिया गठबंधन 48% वोट इकट्ठा करके एक तरफा चुनाव जीत रही है। एनडीए गठबंधन 38% के साथ 10% कम वोटों से पिछड़ी हुई है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि राज्य में महाराष्ट्र के अंदर इस बार एक तरफा सुपड़ा साफ होने वाला है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी की नेत्री महबूबा मुफ्ती ने शहीद दिवस के लिए अपने घर से निकलने का फैसला लिया, लेकिन वो जब घर से निकल रही थी तब उनको घर में नजरबंद कर दिया गया, बाहर नहीं निकलने दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए बताया कि घर के गेट पर ताला लगा दिया गया है। उन्होंने खबर शेयर करते हुए बताया है कि ऐसा प्रशासन की ओर से किया गया है। महबूबा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शहीद दिवस मनाने पर रोक को प्रशासन की जाति बताया है। दोस्तों सरकार हमारे इतिहास को मिटाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगाया गया है, मुझे सत्तावाद, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कश्मीर के विरोध का प्रतीक मानी जाने वाली मजारे सुहादा जाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों का बलिदान इस बात का सबूत है कि कश्मीरियों की भावना को कुचला नहीं जा सकता। इस दिन शहीद हुए प्रदर्शनकारियों की याद में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अब इसको भी इलीगल करार दे दिया गया है, जो किया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है। 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने कह दिया है कि 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। भाजपाई खेमे में अब 27 को लेकर चिंता हो गई है। दोस्तों बीजेपी के बदलापुर के विधायक है रमेश मिश्रा जो बता रहे हैं कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकती है। बीजेपी अगर इसी तरीके से चलती रही तो सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की नीति आम जनता को उसका हक दिलवाने वाली, आम जनता का कल्याण करने वाली, शोषण उत्पीड़न से आम जनता की रक्षा करने वाली, संविधान आरक्षण को बचाने वाली, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी, आदि आबादी और अगड़ों में भी उत्पीड़ित को प्रभुत्ववादियों के अत्याचार से बचाने वाली, किसान, मजदूर, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा, दुकानदारों और बाकी सबका ख्याल रखने वाली, समाज के हर वर्ग और तबके को जोड़ने वाली, सामुदायिक राजनीति का नया युग शुरू करने वाली, सामाजिक सौहार्द, एकता, भाईचारे को एक सूत्र करने वाली, सकारात्मक राजनीति का नया इतिहास लिखने वाली, भाजपा की आम जनता का शोषण करने वाली, समाज को तोड़ने वाली नकारात्मक राजनीति के पास पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं है। इसलिए बीजेपी के अपने लोगों में ही हड़कंप मचा हुआ है। पीडीए ही बीजेपी के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन गया है। बीजेपी के तथाकथित सहयोगी भी तो किसी बहाने से बीजेपी से बाहर आना चाहते हैं या वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। कोई चिट्ठी के माध्यम से बता रहा है, कोई अपनी नाराजगी भरे बयानों को देकर, कोई अंदरूनी जनप्रतिनिधि ऐसे किसी वीडियो को। भाजपाई खेमे की चिंता सिर्फ यूपी का 2027 में चुनाव हारना नहीं है, बल्कि भविष्य के अंदर हर चुनाव हारने का डर है। पीडीए का एक नव जागरण है। आज की जागरूक जनता ने जो सामाजिक आर्थिक चेतना आ गई है उसी का नाम है पीडीए। पीडीए मतलब पटल पर सामाजिक अखंडता के नए भविष्य का उद्घोष। साथ रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोस्तों एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया, जहां पर ना तो जेडीयू का कैंडिडेट जीता ना आरजेडी का कैंडिडेट जीता। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली। आपको बता दें कि उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह चुनाव जीत गए। शंकर सिंह इंडिया गठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार को हराकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल को 1000 वोटों से चुनाव हरा दिया। 13वें राउंड के अंदर शंकर सिंह को 68,000 के आसपास वोट मिले, जबकि जेडीयू के प्रत्याशी को 59,000 के आसपास वोट मिले। 8,246 मतों से चुनाव जीत गए। शंकर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक बीमा भारती को सिर्फ 30,000 के आसपास वोट मिले हैं। दोस्तों शंकर सिंह ने फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की थी। हालांकि वो ज्यादा दिन तो विधायक नहीं रह पाए, इसके बाद चुनाव हार गए। उत्तर बिहार लिबरेशन आर्मी के कमांडर रहे हैं, जिसे राजपूत मिलिशिया भी कहा जाता है। इसके संस्थापक बूटन सिंह की 2000 में पूर्णिया अदालत में अज्ञात हमलावरों के द्वारा हमला करके हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शंकर सिंह उनके उत्तराधिकारी बन गए। बताया जा रहा है कि दबंग छवि वाले शंकर सिंह का बीमा भारती के बाहुबली पति अवधेश मंडल के साथ में वर्चस्व को लेकर
लड़ाई चलती रहती है। उपचुनाव में विजयी निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह का कहना है कि यह जीत जनता की है, जनता ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। उपचुनाव में मिली जीत से खुश होकर शंकर सिंह ने कहा कि वे 30 साल से जनता के बीच में राजनीति नहीं कर रहे बल्कि जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं सेवा करता हूं। जातीय समीकरण से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कभी जाति की राजनीति नहीं करता, जमात की राजनीति करता हूं। मुझे जीत को लेकर हमेशा विश्वास था। पक्ष और विपक्ष द्वारा पूरा जोर लगाए जाने के बाद भी जीत से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। जनता मेरे लिए सब कुछ है, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं जनता के कार्य करूंगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ के नेतृत्व को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि छिंदवाड़ा जो इलाका था पहले पूरी तरीके से कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था। यहाँ पर ना तो वो लोकसभा का चुनाव हारते थे, ना कोई विधानसभा का एक सीट हारते थे। लेकिन अब छिंदवाड़ा को लेकर बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने लोकसभा का चुनाव यहाँ जीत लिया, नकुलनाथ चुनाव हार गए। इसके बाद अब जो अमरवाड़ा की सीट पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा की सीट पर, छिंदवाड़ा की सीट पर, उस पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों क्या कांग्रेस पार्टी के नेता छिंदवाड़ा इलाके के अंदर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? जीतू पटवारी इस सीट को जीतने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं दोस्तों, और इसीलिए अब कमलनाथ पर सवाल उठना लाजमी है कि उनके क्षेत्र में जो पहले सारी सीटें वो जीत लिया करते थे, चाहे मोदी की 2014 या 2019 की लहर हो, लेकिन अब कैसे बार बार बीजेपी उनके क्षेत्र में चुनाव जीत जा रही है? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या कमलनाथ के खिलाफ पार्टी आला कमान को विचार करना चाहिए? साथ साथ रानाघाट दक्षिण सीट पर जो फाइनल रिजल्ट सामने आया उसमें तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट मुक्तमणि अधिकारी ने 39,048 वोट से चुनाव जीता है। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी चले गए थे। मुक्तमणि अधिकारी 1,13,533 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर मनोज कुमार विश्वास बीजेपी के कैंडिडेट रहे। साथ ध्रुव राठी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस की ओर से बीते बुधवार को एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर एक फेक पोस्ट किए जाने को लेकर की गई है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि ध्रुव राठी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि ध्रुव राठी के मेन हैंडल से कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया गया था जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी। दरअसल ध्रुव राठी के नाम से एक पैरोडी अकाउंट चलता है, जो फर्जी अकाउंट लोग बना लेते हैं, उससे ट्वीट किया गया था। ध्रुव राठी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब यह मामला दर्ज किया गया है तो मीडिया वालों को शायद समझ में नहीं आ रहा कि ध्रुव राठी का अकाउंट अलग है और उनका पैरोडी अकाउंट अलग है जो कोई और चला रहा है। पैरोडी अकाउंट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ना कि ध्रुव राठी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ साथ दोस्तों मैंगलोर उत्तराखंड की सीट को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी को हार मिली तो बीजेपी के समर्थक कहने लगे कि यहाँ पर 2011 के पॉपुलेशन सेंसस से पता चलता है कि 53,000 के आसपास पॉपुलेशन है, इसमें मात्र 6,000 पॉपुलेशन हिंदू समुदाय की है, बाकी 47% यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया है, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत तो मिली है, लेकिन मात्र 400 या 600 वोटों से चुनाव में जीत मिली है। जबकि हिंदू मेजोरिटी इलाके बद्रीनाथ के अंदर पार्टी ने बड़े अंतर से लगभग 5,000 के अंतर से चुनाव जीता है। हिंदू मेजोरिटी बद्रीनाथ में 57% के आसपास हिंदू समुदाय के लोग हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। बीजेपी के समर्थक मुस्लिमों पर ब्लेम डाल रहे थे कि मैंगलोर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, शायद इसीलिए बीजेपी आज चुनाव नहीं जीती क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते। लेकिन बद्रीनाथ सीट तो हिंदू बाहुल्य सीट है, यहाँ पर क्यों भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है? इसका जवाब इन तथाकथित बीजेपी समर्थकों को देना चाहिए। साथ साथ अब उपचुनाव के 13 सीटों पर रिजल्ट आ गया, 49 सीटें भी खाली होने वाली है दोस्तों, यानी एक बार फिर से घमासान पूरे देश भर के अंदर बाई इलेक्शन को लेकर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें, असम की 5, राजस्थान की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटका की 3, केरला की 3, गुजरात के 2, सिक्किम के 2, छत्तीसगढ़ के 1, दिल्ली की 1, मध्य प्रदेश की 1 और मेघालय 1, उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। लगभग 49 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, देखते कब डिक्लेयर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सासा अग्निवीर योजना पर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि सेना में अल्पकालीन भर्ती को लेकर लोगों में चिंता बरकरार है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि सेना में अग्निवीर के नाम पर अल्पकालीन और अस्थायी भर्ती का मामला जन और देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंता बरकरार है, किंतु सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्या की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बातें चल रही है जो उचित नहीं है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि क्या अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्रीय सुरक्षा बल है? यह मीडिया में नया सरकारी बयान है, किंतु यह ऐसी कोई नई बात नहीं है जो पहले नहीं की गई, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज्बा, सम्मान से जुड़ा रहता है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे अर्धसैनिक बलों के नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा, अग्निवीरों को इस तरीके के फैसले लिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग मात्र 4 साल के लिए सेना में जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा रहती है और साथ साथ सेना लोगों के लिए भावनात्मक मामला रहता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल के एप्पल फोन में आया स्पाई वेयर का मैसेज, बोले इस गिफ्ट के लिए थैंक यू मोदी जी। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को नरेंद्र मोदी पर उनके फोन को दुर्भाग्यपूर्ण स्पाईवेयर के जरिए निशाना बनाने का आरोप लगाया। कहा कि इस घोर असंवैधानिक कृत्य और गोपनीयता के उल्लंघन का विरोध करेंगे। वेणुगोपाल ने एप्पल से मिले
एक मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको एक भाड़े के स्पाईवेयर हमले का निशाना बनाया जा रहा है, जो आपके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को दूर से ही हैक करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के वार्निंग वाले मैसेज कई सारे लोगों को आ रहे हैं। सवाल यह कि एप्पल जो वार्निंग का मैसेज दे रहा है, क्या फिर से देश भर के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि पहले गंभीर आरोप लगे थे और पेगासस बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि हम हमेशा सरकार को सॉफ्टवेयर बेचते हैं और भारत में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तो फिर लोगों ने लॉजिक लगाते हुए कहा था फिर तो मोदी सरकार ने इसका गलत इस्तेमाल किया होगा। हालांकि बीजेपी के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे और अब इस तरीके के मैसेज सामने आ रहे हैं, तो फिर से कई सारे विवाद खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा, क्या जानबूझकर स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है? साथ साथ जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्ति एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर जिसको विधानसभा देने का वादा नरेंद्र मोदी श्रीनगर में करके आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी सितंबर तक का समय दे रखा था, तो फिर अब एलजी की पावर क्यों बढ़ाई जा रही है? दरअसल दोस्तों एलजी की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी गई है। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाइड किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत दी गई है। दोस्तों उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामले से ज्यादा अधिकार होंगे। एएनआई से बात करते हुए जानकारी देते हुए बताया गया है कि केंद्र सरकार न सिर्फ व्यापार नियमों के लेन देन में संशोधन किया है, बल्कि नियुक्तियों को लेकर अधिकारियों को कंट्रोल करने को लेकर पावर एलजी के पास दे दी गई है। यानी केंद्र सरकार इनडायरेक्ट तरीके से ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों को जम्मू कश्मीर के अंदर कंट्रोल करना चाहती है। दोस्तों क्योंकि अगर असेंबली बनेगी जम्मू कश्मीर में तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री के अपने सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सारे बनेंगे। उसके बाद अधिकारी पॉलिटिकल दबाव में काम करेंगे, उनको सारे वो काम करने पड़ेंगे जो राजनेता कहेंगे। तो शायद जम्मू कश्मीर के अंदर जो अगली सरकार बनेगी उसका कंट्रोल कम करने के लिए अब अधिकारियों को दिल्ली से कंट्रोल करने की नीति बनाई जा रही है। कई सारे सवाल उठे हैं, जवाब भाजपा को देना है। साथ साथ उड़ीसा के गवर्नर के बेटे पर कर्मचारी से मारपीट का आरोप लगा है। उड़ीसा के राजभवन में एक कर्मचारी ने राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार और उसके साथी पर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारी का आरोप है कि उसने ललित को स्टेशन लेने के लिए कार नहीं भेजी थी, इससे वो नाराज हो गया। ललित अपने साथियों के साथ मिलकर राजभवन में उसके साथ लात घूसे मारकर पिटाई करने लगा। शिकायतकर्ता बैकुंठ प्रधान ने 10 जुलाई को राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखित शिकायत में यह जानकारी दी है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारी की निगरानी में जुटे हुए थे अधिकारी, जिसके कारण वो गाड़ी नहीं भेज पाए और राज्यपाल का बेटा इतनी बुरी तरीके से भड़क गया कि उसने पिटाई कर दी है। दोस्तों कुल मिलाकर रघुवर दास जो झारखंड के अंदर सत्ता 5 साल चला चुके हैं और उसके बाद बीजेपी ने झारखंड से बाहर भेजकर गवर्नर बना दिया था, शायद यही बड़ा कारण होगा दोस्तों। और अब राज्यपाल के बेटे पर यह गंभीर आरोप लगे हैं तो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि राज्यपाल के घर का कोई व्यक्ति इस तरीके का दुर्व्यवहार अधिकारियों के साथ कर रहा है। ये राजभवन और राज्यपाल की गरिमा को ठेस पहुंचाने का पूरा मामला है दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल महोदय को तो प्रिविलेज है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनके बेटे के खिलाफ जरूर कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और क्रिमिनल एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है। 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प होने वाले हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे दोस्तों। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अभी हाल फिलहाल में हारी है, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन के लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। जो भी जानकारी आएगी तो लेकर पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर सीएम सुक्खू की पत्नी को मिला जीत का सगुन। 5 राउंड पिछड़ने के बाद देहरा सीट से जीती कमलेश ठाकुर। सीएम की पत्नी ने आराम से चुनाव जीत लिया है। साथ साथ 30 जनवरी को देश भर के अंदर डेमोक्रेसी मर्डर डे मनाना चाहिए, यानी इस दिन एक तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और दूसरा दोस्तों आप लोगों ने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में अधिकारी की हरकतें देखी थी, अनिल मसीह की हरकतें देखी थी और वो भी 30 जनवरी को हुआ था। अखिलेश यादव डेमोक्रेसी मर्डर डे मनाने के लिए मांग कर रहे हैं कि आप इसका समर्थन करते हैं? आपकी जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हिंदू मेजोरिटी इलाके बद्रीनाथ में 5000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीता और कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया मंगलोर में मात्र 400 अंतर से चुनाव जीता है। इसके बाद आरएसएस के लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सीट पर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा वोट मिलता है और हिंदू समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते। ये एकदम अपोजिट थ्योरियां हैं जो कांग्रेस पार्टी को लेकर फैलाई जाती है। साथ साथ बीजेपी कार्य समिति की बैठक शनिवार को जयपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता और 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान भी बदल रहा है, लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है। अभी 99 की फेर की बात कई मित्रों ने की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन राहुल बाबा आपको चिंदी मिल गई तो आप बजाज बन गए। दोस्तों कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और बीजेपी के संगठन के कोई व्यक्ति के तौर पर काम कर रहे हैं, ना कि किसी कृषि मंत्री के तौर पर, क्योंकि देश कृषि संकट के दौर से गुजर रहा है। किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तमाम बड़े मामलों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री महोदय कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधकर अपने ईगो को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि मंत्रिमंडल का काम उनको करना पड़ेगा, वरना जनता आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही पूरी तरीके से न्याय स्थापित कर देगी। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी बोली, कहा 7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव में देश की जनता ने हमारा साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ दिया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए
प्रत्याशियों को बधाई। देश की जनता ये समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का कोई भला नहीं होने वाला। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान से बेहतर करे और भविष्य को उज्जवल करने के लिए स्पष्ट खाका तैयार करे। हम युवा भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्धता दिखाते हैं। साथ साथ दोस्तों, अमित शाह जो कहते थे कि कोई भी महिला गहने पहनकर रोड पर उत्तर प्रदेश में निकल सकती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई उनके गहने नहीं छीनेगा। लेकिन एक बार फिर से सड़क पर रील बना रही थी लेकिन मंगलसूत्र छीन गया है। गाजीपुर के अभय खंड की यह पूरा मामला है दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर न्यूज में सामने आया। तो इस पर सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा इन जैसे जुमलेबाजों को जनता पहचान गई और सुना है कि लखनऊ में बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी के यहाँ भी चोरी हो गई है, यानी कानून व्यवस्था के कारण बीजेपी के लोग त्रस्त है दोस्तों। लेकिन भाजपा के लोग मानने को तैयार नहीं है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पस्त है और चोरों के इरादे मस्त है। जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो बहुत धन्यवाद।